फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे डीएलएड के जो सेकेंड सेमेस्टर है सिर्फ उसको ध्यान में रख के यहाँ पे क्लासेस चल रही है। अगर आप क्लास सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो आप प्लीज़ हमारे सारे वीडियो को देखिए। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास को पढ़ेंगे। ये हम लोग का पेपर कौन सा है? पेपर सेकंड है। कौन सा? पेपर सेकंड है। और अगर हम थोड़ा सा इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये 50 नंबर का पेपर होता है। कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको हम बता दें कि 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। 15 नंबर तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रहते हैं। 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। 15 आपके क्वेश्चन 15 ही मार्क्स के वेरी शॉर्ट का रहेगा। और 10 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो लॉन्ग के रहेंगे, और जो कि 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 20 नंबर का ये आपका रहेगा। टोटल आपके एग्ज़ाम कितने मार्क्स का हुआ जो आपका ये पेपर बना? तो ये आपका पेपर हो गया 50 मार्क्स का पेपर होता है। कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है ये पूरा टोटल ओवरऑल, जिसमें आपको 25 नंबर लाना कंपलसरी रहता है, क्योंकि अगर आप 25 नंबर नहीं ले गए आएंगे तो आपका बैक लग जाएगा। इसलिए आप ध्यान से चीज़ों को पढ़िए। अब मैंने इसके जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने उनको सारा करा दिया है, और आज हम लोग इसके अति लघु प्रश्नों को पढ़ेंगे। हम लोगों ने पवन सीरीज, राजन सीरीज, इन दोनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा दिया है। आप दोनों को देखिए। साथ में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका इंग्लिश बहुत वीक होता है, वो इंग्लिश की वीडियो जाके देख सकते हैं पवन और राजन सीरीज की, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। आप जाके उसको ज़रूर देखिए। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इंग्लिश की वीडियो डाली है, आप उसको जाइए देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग अति लघु प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि 15 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 नामक दस्तावेज़ तैयार करने के लिए जो संचालन समिति गठित की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? मतलब कि जो सन 2005 की जो रूपरेखा तैयार की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था पूछ रहा है। तो जो प्रोफेसर यशपाल जी हैं वो क्या हैं? इसके अध्यक्ष हैं। किसके? सन 2005 की जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है हमारी तैयार की गई थी उसके जो अध्यक्ष हैं तो कौन है? प्रोफेसर यशपाल। आप इनको पढ़िए अच्छे से, आपके कुछ क्वेश्चन तो यहीं पे तैयार हो जाएंगे कि प्रोफेसर यशपाल जी कौन थे। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा तैयार किए थे वो उनके अध्यक्ष थे। कौन थे? ऐसे भी पूछता है कि सन 2005 में दस्तावेज किसने तैयार किया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की? तो किसने तैयार किया था? प्रोफेसर यशपाल ने तैयार किया था। एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन हैं? ऐसे भी पूछ सकता है। तो कौन है? प्रोफेसर यशपाल हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई थी? कौन सी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। कौन सी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है, वह कब लागू की गई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? अगर हम लोग इसकी बात करें तो जो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है हम लोग की, ये 1987 से 88 में लागू की गई थी। कब? 87 से 88। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना पूछ लिया और आपको ऑप्शन दे दिया 1987 से 88, या आपको दे दिया 1986 से 87। ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन वो दे देगा और पूछेगा कि कब हुआ। तो आपको याद रखना है कि 1987 से 88 में लागू किया गया था। नेक्स्ट हम लोग का है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? अगर बात करें इसके उद्देश्य की तो इसका उद्देश्य था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में
पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को क्या करना था, सुनिश्चित करना था। मतलब जो प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ पे जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक टीचर क्या करता है कि पढ़ाते समय कुछ टीएलएम का यूज़ करता है। क्या करता है, टीएलएम का यूज़ करता है। कुछ टीएलएम ऐसे होते हैं जो एक टीचर खुद लेके जाता है, बट कुछ ऐसी शिक्षक सहायक सामग्रियां हैं जो वो स्कूल में ही हम लोगों को प्राप्त होती है। तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड योजना था उसका उद्देश्य ही यही था कि प्राथमिक विद्यालय में जो पाठ्य सामग्री हैं तथा शिक्षण उपकरण जैसी जो न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को क्या करना था, सुनिश्चित कराना था। कि मतलब अगर आप प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अगर आप उन लोगों को ABCD पढ़ा रहे हैं तो ABCD Z तक उसका आप चार्ट लेके आइए। चार्ट पेपर आप बोर्ड पे या दीवार पे आप उसको लगा दीजिए। इसको आप लगाएंगे तो क्या करेगा कि बच्चा देखेगा भी। A फॉर क्या होता है, एप्पल। ऐसे जब वो चार्ट लग गया, ऐसे चार्ट लगा हुआ है किसी भी स्कूल में, यहाँ पे A लिखा हुआ है और यहाँ पे एप्पल बना दिया गया है, तो बच्चा क्या कर रहा है कि A के साथ में वो एप्पल को देख रहा है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एप्पल को देख रखे हैं तो कहेंगे ये सेब है, एप्पल है, जो जिस नाम से इसको जानता होगा। मतलब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इसको सेब जानते होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इनको एप्पल कह के बुलाते हैं। तो जो बच्चा जिस नाम से इसको देखेगा, जानेगा, इससे क्या होगा कि बच्चे चित्र के माध्यम से चीज़ों को जानेंगे, पहचानेंगे। यह बच्चा खाली ये नहीं कि वो A देख रहा है, साथ में A फॉर एप्पल को भी जान रहा है, A फॉर एरोप्लेन को भी जान रहा है। ऐसे वह एक साथ कई चीज़ों को क्या कर रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। इसमें एक योजना ये भी थी कि दीवारों पे क्या रहता था, बाला। अगर इसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट में याद करें तो बाला मतलब था कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड। मतलब हमारा जो बिल्डिंग होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वहाँ से बच्चा क्या कर सके, लर्न कर सके। बिल्डिंग एज लर्निंग एड मतलब बिल्डिंग हमारी कैसी होनी चाहिए कि वहाँ पे लर्निंग के साधन होने चाहिए। अगर दीवार है तो दीवार पे ऐसे 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3, 4, 5, 6 क्या कर रहा है, बच्चा दीवार को देख रहा है और साथ में पढ़ क्या रहा है, 1, 2, 3 पढ़ रहा है। इसके माध्यम से भी बच्चा सीख रहा है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना उसका उद्देश्य ही यही था कि प्राथमिक विद्यालयों में जो पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को क्या करना था, व्यवस्थित, सुनिश्चित कराता था। नेक्स्ट हम लोग का है कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम प्री मोस्ट उद्देश्य क्या था। सेवारत जो अध्यापक थे उनका विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम प्री मोस्ट का उद्देश्य क्या था। अगर हम इसकी बात करें तो उनका उद्देश्य क्या था, चलिए देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल संस्कृतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। कि जो हमारी संस्कृतियाँ उनसे हमें क्या करना था, स्थितियों से अवगत कराना था। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, SOPT कार्यक्रम का पूरा नाम। SOPT कार्यक्रम का पूरा नाम प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम है। जो प्राथमिक विद्यालय पे क्या होता था, अध्यापकों का जो विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम कराना होता था। SOPT किस स्तर के अध्यापक हेतु संचालित किया गया था, तो अभी आप देख रहे हैं कि प्राथमिक अध्यापकों का विशेष यानी यह प्राथमिक विद्यालय के लिए अध्यापक हेतु क्या करता था, संचालित किया जाता था। बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी था, तो यह प्रभावी था 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी था। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं। अगर हम लोग अंग की बात करें तो जो बेसिक शिक्षा परियोजना में कुल 3 अंग थे। पहला, संस्थागत क्षमता में वृद्धि कराना। जो संस्थागत थी मतलब जैसे अगर कहीं पे एक विद्यालय है तो वहाँ पे हमें 2 विद्यालय कराना था। गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता लाना, जैसे कुछ चीज़ें बैठने की व्यवस्था नहीं थी, बोर्ड नहीं था, तो इन सब चीज़ों को क्या करना था, सुधारना था। बेसिक शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित कराना। आपके अगल बगल बहुत से बेसिक विद्यालय हैं, लेकिन क्या होता था कि
स्कूल तो होता था, विद्यालय तो होता तो वहाँ पे, लेकिन बच्चे वहाँ तक पहुँचते नहीं थे, तो बच्चों को वहाँ तक लाने का भी कार्य बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत ही आया। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया? तो यह दायित्व प्रत्येक जिले के यहाँ पे जिला के होना चाहिए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट पर है। नई शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था किसके द्वारा विकसित कराने का दायित्व है? तो आप याद रखिएगा डाइट को। नॉर्मल भाषा में क्या है? डाइट जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बीटीसी भी बहुत बच्चे करते हैं वहाँ से। डाइट क्या है? एक गवर्नमेंट संस्था है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। DPEP का पूरा नाम क्या है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? अगर हम लोग प्रारंभ की बात करें, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1994 में प्रारंभ हुआ। वर्ष 1997 में DPEP द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले चुने गए? टोटल 22 जिले चुने गए थे। कब? 1997 में। कब चुने गए? 1997 में चुने गए थे। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का क्या अर्थ है? इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। स्कूल रेडीनेस का क्या कार्यक्रम है? विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका पूरा नाम विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम। विद्यालय के लिए जो कार्यक्रम होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? तो विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाले कार्यक्रम, अर्थात यह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से प्रारंभिक 6 सप्ताह में 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं। कौन से? पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसीलिए इस कार्यक्रम को क्या कहते हैं? स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन था? कब? संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन सा था? तो क्या था? कौन से थे? केरल थे। क्या थे? केरल थे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि संपूर्ण साक्षरता अभियान संचालन के लिए क्या था कि संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन के लिए कौन से अभिकरण उत्तरदायी हैं? अगर हम बात करें तो जिला शिक्षा समितियां, स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य अभिकरण जैसे विद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब संचालित किया गया था? वर्ष सन 2002 में सर्व शिक्षा जो अभियान था वो प्रदेश के सभी जनपदों में क्या किया गया था? संचालित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है और उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? अगर हम लोग बात करें तो इस अभियान का केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। भारत सरकार 65% तथा राज्य सरकार 35% सहभागिता देती है। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एलिमेंट्री लेवल क्या है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। उनकी व्यवस्थित ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को क्या कराता है? सुनिश्चित कराई जाती है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? NPEGL का स्रोत बताइए, का क्षेत्र बताइए। अगर हम बात करें महिला साक्षरता की स्वैच्छिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंड 10% से कम
साक्षरता वाले विकासखंड तथा चयनित शहर मालिन बस्तियां जो हैं वो किस में आती हैं, NPEGL के क्षेत्र आते हैं। स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया, तो इसकी बात करें तो यह जनपद स्तर और ब्लॉक स्तर तथा ग्राम स्तर पे आयोजित किया गया था। स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक क्या चलाया गया था, स्कूल चलो अभियान। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्या उद्देश्य था। अगर हम लोग बात करें कि कस्तूरबा गांधी, तो यह कस्तूरबा गांधी विद्यालय था, इसका मेन उद्देश्य लड़कियों के लिए था। किसके लिए था, बालिकाओं के लिए था। यह बालिकाओं को ध्यान में ही रख के यह कस्तूरबा गांधी विद्यालय का आयोजन किया गया था। बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं की गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्ध हेतु प्रयास किया गया था। किसके कारण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आयोजन के अंतर्गत। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई, अगर हम बात करें तो यह सन 2004 से 5 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई, 4 से 5 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, बालक बालिकाओं के अधिकार के हनन, किसके हनन को क्या कहते हैं, किसके हनन को, बालक बालिकाओं के अधिकार के हनन को हम लोग क्या कहते हैं, बाल श्रम कहते हैं। माध्य भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई, माध्यम में भोजन की आवश्यकता क्यों हुई स्कूलों में, विद्यालय में बच्चों के ड्रॉप आउट होने के कारण माध्यम में भोजन की आवश्यकता पड़ी। जो हम लोग का प्राथमिक विद्यालय है, आप देखते हैं कि वहाँ पे मिड डे मील चलता है। मिड डे मील चलने का कारण क्या है कि बच्चे विद्यालय में रुकते नहीं थे। क्यों नहीं रुकते थे, क्योंकि उन्हें पढ़ना रहता नहीं था, उनको ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। और उन्हें खाने की, अगर आपको भूख लगी है, आप भूखे हैं, तो आप रोटी की व्यवस्था ज़रूर करेंगे, पढ़ेंगे बाद में। हाँ, बहुत कुछ ऐसे होंगे जो रोटी को छोड़ के आएंगे, बट जब आप 2 दिन 3 दिन तक नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगी, आप रोटी की व्यवस्था पहले करेंगे। तो जो बच्चे भूखे हैं, जिनको खाने को नहीं मिलता है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, वो पहले अपनी रोटी की व्यवस्था करते हैं, बाद में पढ़ते लिखते हैं। और उनके पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, काम पे लगा देते हैं। काम करेंगे तो कुछ पैसे आएंगे, इससे उनका क्या होगा, पेट भरेगा। इसीलिए क्या करते थे, वो बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं करने देते थे। बट जब हमारा प्राथमिक विद्यालय की जब स्थापना हुई, बच्चों को पढ़ाने का ये हुआ कि बच्चों को स्कूल में लेके आएँ, किसी तरह एडमिशन कराएं। एडमिशन तो बच्चे करा लेते थे, लेकिन क्या करते थे कि वो वहाँ पे रुकते नहीं थे। इसीलिए मिड डे मील चलाई गई। मिड डे मील में मध्यम भोजन की आवश्यकता कराई गई। इससे क्या होता था कि बच्चे स्कूल छोड़ के भागते नहीं थे, वह भोजन के लिए रुकते थे, भोजन के लिए विद्यालय आते थे। इसीलिए बच्चे ड्रॉप आउट की संख्या कम हुई और क्या हुआ कि बच्चों का जो एडमिशन था, नामांकन था, उसकी संख्या बढ़ गई। तो ड्रॉप आउट होने के कारण क्या थे, आवश्यकता क्यों पड़ी थी मिड डे मील की या माध्यम भोजन की, तो ड्रॉप आउट होने के कारण। माध्यम भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई, यह लागू हुआ था 15 अगस्त 1995 से। ये लागू हो गया था कब से, 15 अगस्त 1995 से। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया था, यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950 को क्या हुआ था, लागू किया गया था। 10 दिसंबर 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषता लिखिए। अगर हम लोग बात करें शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषता, यह कक्षा 1 से 6 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए क्या थी, विद्यालय की व्यवस्था की गई। बालकों के शारीरिक मानसिक प्रत्यायन ना दी जाए, मतलब बालिक जो बालिका थे, बालक बालिका की हम बात करें, अगर वो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं तो उन्हें स्कूल भेजा जाए।
क्या कहाँ भेजा जाए? स्कूल भेजा जाए, बच्चों को विद्यालय जरूर भेजा जाए। उन्हें मानसिक रूप से क्या करिए? दंडित ना किया जाए मानसिक रूप से। दैट मीन्स कि उन्हें बहुत ज़्यादा काम ना कराया जाए, उनके खान पीन का ध्यान रखा जाए, बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम क्या है कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? नहीं। शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी ट्यूशन की छूट नहीं प्राप्त है, इसलिए कि अगर विद्यालय में अच्छे से आप पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को समझा रहे हैं, तो बच्चों को ट्यूशन की फिर क्या ज़रूरत है। इसीलिए निजी विद्यालय हुआ, वहाँ पे निजी ट्यूशन की बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या था? निजी ट्यूशन की छूट नहीं प्राप्त थी। नेक्स्ट हम लोग का है कि मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया? एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय कि एक अलमारी का जो साहित्य है वह भारत व अरब के संपूर्ण साहित्य के समान है। ये किसने लिखा था? ये किसका ध्येयवाक्य था? ये मैकाले का था। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि शिक्षा में छनाई या निष्पादन सिद्धांत से क्या आशय? ये पूछता है कि छनाई का सिद्धांत किसने दिया, तो हम बता दें इसको किसने दिया था? मैकाले ने दिया था। किसने दिया था? मैकाले ने दिया था। इसको आप याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि शिक्षा में छनाई या निष्पादन सिद्धांत से क्या है? कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जन साधारण को शिक्षित कर सके। अगर एक इंसान पढ़ लिया तो वह अपने घर के दूसरे व्यक्ति को भी पढ़ाएगा जरूर। इसीलिए एक व्यक्ति को आप शिक्षित करिए, दूसरा अन्य जन साधारण को शिक्षित कर सकेगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की गई थी? तो वह थी अनुदान प्रणाली। कौन सी थी? अनुदान प्रणाली। भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन के किन्हीं दो प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। अगर हम बात करें तो केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियाँ बनाना। ये किसका था? कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट हम लोग का है कि नई शिक्षा नीति 1986 किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हम बात करें इसके दो प्रमुख विशेषताएं, शैक्षिक अवसरों की समानता होनी चाहिए, केंद्र सरकार की इसमें भागीदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? प्रोफेसर यशपाल समिति की किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? अगर हम बात करें तो छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने और अधिगम स्तर सुधारने के लिए इनकी क्या थी? प्रोफेसर यशपाल की जो समिति है वो गठित की गई थी। एनसीईआरटी में क्या बोला गया है कि बिना बैग शिक्षा, मतलब बिना बैग के बच्चों को आना, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें मोटी मोटी 10 किताबें ना भर के बच्चों को उनके दैनिक जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि प्री मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? मूल संस्कृतियों से अवगत कराना। ये किसका काम था? प्री मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य कार्य था। नेक्स्ट हम लोग का है NEPGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये शिक्षा से वंचित बालिकाओं का क्या करना था? सुधार। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? 9वीं पंचवंशीय योजना 1997 से सन 2002 में जो ये लक्ष्य है कि बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की समस्याओं का दूर करना, मतलब 5वीं जो पंच योजना है उसके अंतर्गत बाल श्रमिक जो हैं उनको कम करना है। ये इनसे जुड़ी समस्याओं को क्या करना है? दूर करना है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो सीधी सी बात, आप इतना याद रखिए कि कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है वह सिर्फ बालिकाओं हेतु वो था,
किसके लिए था? वो लड़कियों के लिए। बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनवाना। यहाँ पे गर्ल्स के रहने की सुविधा भी दी जाती है, गर्ल्स के पढ़ने की सुविधा, सारी सुविधाएं यहाँ पे लड़कियों के लिए है। DPE परियोजना के कार्य लिखिए। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, विद्यालय में बच्चों का ठहराव। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया था। बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो जो सन 1791 में जोना एल डॉकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति कब हुई? अगर हम बात करें तो राधा कृष्ण आयोग की जो नियुक्ति थी वह 4 नवंबर 1948 को की गई थी। भारतीय शिक्षा आयोग 1982 को अन्य किस नाम से जानते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग 1982 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, हंटर कमीशन। क्या जानते हैं? हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। लॉर्ड कर्जन भारत कब आए थे? लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 ईस्वी में भारत गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? सन 1902 में हमारे भारतीय विद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो सन 1904 में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह ना करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को क्या किया था? पारित किया था। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र कैसा हो गया? अगर हम लोग बात करें तो विश्वविद्यालय का जो कार्यक्षेत्र था अधिक व्यापक कर दिया गया, क्योंकि वे अब परीक्षा लेने के साथ शिक्षण कार्य भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति से तात्पर्य वह नीति जो किसी राष्ट्र विशेष में शिक्षा के आधार, मानदंड व शैक्षिक गतिविधियों के सफल एवं दीर्घकालीन परिणाम उत्थान को स्थापित करते हैं। परिणाम पारक उत्थान को क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो ये थ्योरिकल क्लास होती है बहुत ही बोरिंग होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको थ्योरी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उन बच्चों को बता दूं कि अगर आप थ्योरी पढ़ना नहीं पसंद करते हैं तो आप आराम से मेरी क्लास को लगा लीजिए, कान में ईयरफोन डाल लीजिए और आराम से अपना वीडियो देखिए। आप किसी की भी क्लास को कंटिन्यू 2 से 3 बार अगर सुन लेते हैं तो आपको कुछ चीज़ें वैसे ही याद हो जाती है, क्योंकि हम चीज़ों को रटते हैं, वो चीज़ें हमें नहीं याद होती। बट हम किसी की बातों को सुनते हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादा सुनते हैं तो वो चीज़ें हमें याद होती हैं। अगर कुछ गर्ल्स हैं जो देख रही हैं तो उन लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता है वो कि ईयरफोन लगा के बैठ के एकांत में कोई भी क्लास को देखें। तो मैं उन लोगों को बता दूं, आप खाना बनाते समय, रोटी बनाते वक्त आप अपना क्या करिए, क्लास लगा दीजिए और अपनी क्लास चलते दीजिए और आप अपना काम करते रहिए। इससे क्या होगा कि आप चीज़ों को सुनते रहेंगे, इससे आपके समय की भी बचत होगी और आप साथ में क्लास को देख भी लेंगे। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है DLED में कि गर्ल्स का ही ज़्यादा बैक लगता है। क्यों बैक लगता है? क्योंकि वो इतना टाइम नहीं निकाल पाती हैं पढ़ने के लिए, और इसमें 1-2 पेपर होते नहीं है, 7 पेपर होते हैं और पढ़ने के लिए भी समय नहीं मिलता है एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि बैक टू बैक पेपर होते हैं। 3 दिन में पेपर ख़त्म हो जाते हैं, एक दिन में 3 पेपर होते हैं। तो अगर आप पहले से ही नहीं पढ़ेंगी, कुछ चीज़ों को नहीं तैयार करके रखेंगी तो आपका बैक लग जाएगा। इसीलिए इंग्लिश में अधिकतर लड़कियां हैं या लड़के, अधिकतर इंग्लिश में तो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, उन सभी का बैक लग जाता है। तो आप इंग्लिश की क्लासेस प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि इंग्लिश आप अगर अभी से ही देखना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी इंग्लिश में बैक नहीं लगेगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कि वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रवर्तन के विषय की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने क्या कहा कि आधुनिक युग में
विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्राविधिक परिवर्तन के संदर्भ में जन शक्तियों को जागृत करना एवं उनके उपयोग के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को उनकी जानकारी क्या करना था, प्रदान करना था। जनार्दन रेड्डी कौन थे? जनार्दन रेड्डी समिति नवोदय विद्यालय के संबंध में क्या कहा? अगर हम बात करें तो नवोदय विद्यालय योजना जारी रखी जाए व प्रत्येक जनपद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। ये किसने कहा था? जनार्दन रेड्डी ने कहा था। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि विद्यालय की गुणवत्ता के संबंध में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा? समस्त विद्यालय की गुणवत्ता को प्रत्येक स्तर पर सुधारना चाहिए एवं विद्यालय स्तरों पर फैली विषमताओं को दूर करना चाहिए। जनार्दन रेड्डी का मतलब कहना था कि नवोदय विद्यालय की योजना नवोदय विद्यालय होना चाहिए और प्रत्येक ऐसा नहीं कि किसी भी एक सिटी में, नवोदय विद्यालय प्रत्येक जनपद में होना चाहिए और उसकी गुणवत्ता का सुधार भी हमें करना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यक्रम के विषय में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा? आंगनबाड़ी कार्यक्रम की ओर अधिक मजबूत बनाया जाए, बच्चों की देखभाल एवं परिवार कल्याण, पोषण व स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय खोजे जाएं। इनका मतलब कहना ये था कि आंगनबाड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों को लगे कि वह एक परिवार के बीच में, ऐसा ना लगे कि वह कहीं अलग हैं। परिवार के अकॉर्डिंग उनका लालन पालन क्या किया जाए? पोषण किया जाए। नौ साक्षरों के विषय में रेड्डी समिति ने क्या कहा? 9 साक्षरों के लिए सातत्य शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है। साक्षरता अभियान की ओर अधिक गतिशील बनाए जाने की आवश्यकता है। मतलब इनका यही था उद्देश्य कि सतत शिक्षा क्या होनी चाहिए कि शिक्षा हमेशा चलती रहे और उससे जुड़ी जो आवश्यकताएं हैं उन सब पे काम किया जाना चाहिए। प्रोफेसर यशपाल समिति किस समस्या के लिए गठित हुए? जीवन प्रश्न, स्वाध्याय तथा कौशल विकसित करने की क्षमता निर्माण, समिति अधिगम की गुणवत्ता सुधार हेतु सभी स्तरों में स्कूली छात्रों की विशेषकर छोटे बच्चों की पढ़ाई बोझ कम करने का उपाय। प्रोफेसर यशपाल ने क्या किया था कि इन्होंने बच्चों के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेंटर पूरी शिक्षा व्यवस्था कर दी। इन्होंने कहा कि बच्चा केंद्र में रहेगा। क्या होगा कि बच्चा केंद्र में रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाएगी, जैसा ये कहेगा उसी के अनुसार पढ़ाया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? हमारी शिक्षा व्यवस्था की बड़ी त्रुटि क्या है? हमारी शिक्षा में व्यवस्था की एक बड़ी त्रुटि यह है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत कम सीखते हैं, समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम बच्चे के रटंत विद्या पे ध्यान देते हैं। क्या करते हैं कि हम बच्चों को ए फॉर एप्पल बस हम बच्चों को यही समझाते सिखाते रह जाते हैं। बट अगर हम बच्चों को चित्रों के माध्यम से उनके डेली लाइफ से जोड़ के चीज़ों को समझाएं तो क्या होगा कि बच्चे रटने के बजाय चीज़ों को समझेंगे और हमेशा उनको याद रखेंगे। अगर हम बच्चों को ऐसे एप्पल का फिगर बना दिया और हम बच्चे से पूछ रहे हैं कि बच्चों आपने इसको देखा है, तो कुछ तो बच्चे बताएंगे कि ये है क्या। बच्चे इसके प्रति अगर देखें हैं तो इशारा करेंगे ही ना कि ये चीज़ है क्या। अगर कुछ बच्चे इसको सेब बताएंगे, कुछ एप्पल बताएंगे, कुछ मैंगो बताएंगे, मतलब बच्चे के मानसिक स्कीमा में जो छवि होगी वह बच्चा बताएगा ना। अगर आप बच्चे को डेली लाइफ से ऐसे कनेक्ट करके चीज़ों को जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चा चीज़ों को समझ के पढ़ेगा, जिससे उसकी शिक्षा क्या होगी? अच्छी होगी। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? जिस बोझ को हम अध्ययन कराना चाहते हैं वह क्या है? जिस बोझ का अध्ययन कराना चाहते हैं वह केवल भौतिक बोझ है, बल्कि सीखने का बोझ भी जो भी स्थानों पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढ़ाने वाले सभी बच्चों पर है। मतलब बोझ हमें भौतिक चीज़ों का है, बट जो हम सिखाना चाहते हैं वो विद्यालय में पढ़ाने वाले सभी स्तर पे बच्चों के लिए है। बचपन में ही बच्चों के लिए
विवशवता क्या है? अगर बचपन के शुरू के दिनों से ही बच्चों को, विशेषकर मध्यम वर्ग के बच्चों को, गृह कार्य, ट्यूशन तथा विभिन्न प्रकार की कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं, अवकाश तो उनके लिए दुर्लभ वस्तु हो गया है। चलिए हम जल्दी से पढ़ के इसको ख़त्म करते हैं। बच्चों में पढ़ाई का लक्ष्य क्या हो गया है? पाठ्यक्रम को पूरा करना ही अपने आप को लक्ष्य बन गया है। प्रत्येक बच्चा इस शिक्षा का दार्शनिक एवं सामाजिक लक्ष्यों को क्या कर रहा है? स्वीकार नहीं रहा है, सरोकार नहीं। मतलब बच्चों में पढ़ाई का लक्ष्य क्या हो गया है कि वह लक्ष्य बन गया है पाठ्यक्रम को, उनका लक्ष्य ये क्या है कि हम अपने सिलेबस को क्या कर लें? कंप्लीट कर लें। क्या कर रहा है? एक टीचर भी अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगा हुआ है, एक बालक भी क्या है? अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। ना टीचर का लक्ष्य ये रह गया कि हम बच्चों को सिखाएं, न बच्चों का लक्ष्य ये रह गया कि हम चीज़ों को समझें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। स्कूली शिक्षा का समय लाभप्रद है या नहीं? स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा नीरस, बोझिल, अरुचि तथा कुट अनुभव प्रदान करने वाला प्रतीत होती है। हमारी परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है? स्कूल में परीक्षा उत्तीर्ण पर अधिक महत्व दिया जाता है। हमारी परीक्षा प्रणाली केवल रटने की क्षमता की जांच कर पाती है। परीक्षा के द्वारा भय उत्पन्न होता है। प्री मोस्ट कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिवर्तित करने का निर्णय कब लिया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालय को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरांत वर्ष 1990 के विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम प्री मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर देने का निर्णय लिया गया था। कब लिया गया था? 1990 के उपरांत। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। यहाँ पे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर से जितनी ज़रूरत होंगी उतनी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और अगर आप चैनल पे बने रह गए एग्ज़ाम तक तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका बैक नहीं लगेगा, बट आपको इन क्लासेस को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, एक वीडियो देख लिए, तो एक वीडियो देखने से आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको लगातार वीडियो देखना पड़ेगा। मैक्सिमम 100 क्लासेस हमने वीडियो डाल दिया है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का। अगर बहुत बड़ी बड़ी वीडियो भी मैं नहीं बनाती हूँ, 10 से 15 मिनट की ही वीडियो रहती है। अगर आप देखेंगे एक एक दिन में 2 से 3 वीडियो देखेंगे तो आप चीज़ों को जल्दी से कवर कर पाएंगे और समझ पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।